गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज अपन एक नया टॉपिक लेके आए हैं आप लोगों के लिए, जिसका नाम है शुक्राणु जनन क्रिया। यानी युग्मक जनन दो तरह का होता है, शुक्राणु जनन और अंड जनन। उसमें अपन जो शुक्र जनन क्रिया है, जिसको अपन शुक्राणु जनन कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, उसका अपन अध्ययन करेंगे। शुक्राणु जनन की क्रिया, ठीक है। शुक्राणु जनन को अपन कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। आप लोग मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए बच्चों, और अपने दोस्तों को बताइए कि राजू सर है जो वीडियो बनाते हैं, उनके चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना है। तो शुक्राणु जनन अपन पढ़ रहे हैं। शुक्राणु जनन क्या होता है उसके बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपको बताना ये क्रिया होती है, इस क्रिया की विशेषता, ये क्रिया वर्षण में संपन्न होती है। कहाँ संपन्न होती है? वर्षण में। अब सवाल आता है शुक्राणु जनन कहाँ होता है? शुक्राणु जनन वर्षण की शुक्र जनन नलिका में संपन्न होती है। सबसे पहले आपको बताना है ये वर्षण की जो शुक्र जनन नलिका है, उस नलिका के अंदर ये क्रिया संपन्न होती है। ये क्रिया वर्षण की शुक्र जनन नलिका में संपन्न होती है। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है, शुक्र जनन नलिका का नाम होता है रेता नलिका या सेमिनिफेरस नलिका, सेमिनिफेरस ट्यूबस। अगर सेमिनिफेरस ट्यूबस लिखा हो या रेता नलिका लिखा हो तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। शुक्र जनन नलिका का इंग्लिश में नाम है सेमिनिफेरस ट्यूबस और एक शुद्ध हिंदी में नाम है रेता नलिका। ये क्रिया वर्षण की शुक्र जनन नलिका में संपन्न होती है। अब उसके बाद इसकी परिभाषा है, आद्य जनन उपकला के बारंबार समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन से। आद्य जनन उपकला है, आद्य जनन उपकला के बारंबार, आद्य जनन उपकला के बारंबार समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन से, आद्य जनन उपकला के बारंबार समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन से शुक्राणु बनने की क्रिया को, आद्य जनन उपकला के बारंबार समसूत्री व अर्धसूत्री विभाजन से, बारंबार समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन से शुक्राणु बनने की क्रिया को शुक्र जनन कहते हैं। तो परिभाषा क्या हो गई? परिभाषा हो गई कि आद्य जनन उपकला के बारंबार समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन से शुक्राणु बनने की क्रिया को, शुक्राणु बनने की क्रिया को शुक्र जनन कहते हैं, ठीक है। तो ये डेफिनेशन हो गई। ये क्रिया यौवन आरंभ के समय प्रारंभ होती है। ये क्रिया यौवन आरंभ के समय प्रारंभ होती है और यौवन अवस्था के समय प्रारंभ होगी और 74 दिन लगते हैं इसमें। कितने दिन लगते हैं? 74 दिन का समय इसमें लगता है। ये क्रिया फिर लगातार चलती रहती है जीवन भर। क्या होता है? ये क्रिया जीवन भर चलती रहती है। जब तक मनुष्य जिएगा तब तक ये क्रिया चलती रहती है। फिर उसके बाद अपन को बताना है, अपन ये शुक्र जनन नलिका देखते हैं। तो शुक्र जनन नलिका में क्या है? ये जनन उपकला है। जनन उपकला में दो तरह की कोशिका होती हैं। एक कोशिका होती है जिसको कहते हैं सर्टोली कोशिका। एक कोशिका है जिसको अपन किस नाम से जानते हैं? सर्टोली कोशिका के नाम से जानते हैं। ये बीच बीच में ये कैसी कोशिका है? सर्टोली कोशिका। ये सर्टोली कोशिका है। इसको नर्स सेल या आलंबन कोशिका भी कहते हैं। ये जनन उपकला है। इस जनन उपकला की विशेषता यह है कि जनन उपकला में दो कोशिकाएं होती हैं। एक कोशिका का नाम होता है शुक्राणुजन्य कोशिका। एक कोशिका को अपन कहते हैं शुक्राणुजन्य कोशिका और दूसरी कोशिका होती है जिसको कहते हैं सर्टोली कोशिका, या अपन कहते हैं इसको आलंबन कोशिका, या इसको कहते हैं धात्र कोशिका। क्या कहते हैं? धात्र कोशिका, या इसको इंग्लिश में कहा जाता है नर्स सेल। क्या कहा जाता है? नर्स सेल। इस सर्टोली कोशिका की विशेषता है ये संख्या में कम होती है। ये संख्या में क्या होगी? कम होगी। और इसकी विशेषता ये है कि ये स्तंभाकार आकार की है। कैसे आकार की है? स्तंभाकार आकार की है। और इनकी विशेषता ये है कि शुक्राणु को सुरक्षा, पोषण और आलंबन देती हैं। ये शुक्राणु को सुरक्षा, ये शुक्राणु को सुरक्षा, पोषण और आलंबन देती हैं। ये शुक्राणु को सुरक्षा, पोषण और आलंबन देती हैं। इसमें शुक्राणु पूर्वी दशा रहता है। शुक्राणु पूर्वी इसमें दशा रहता है। इसमें शुक्राणु पूर्वी क्या रहता है? दशावा रहता है। और उससे अतिरिक्त कोशिका दरों को हटाया जाता है। इसमें शुक्राणु पूर्वी से अतिरिक्त कोशिका दरों को क्या किया जाता है? हटाया जाता है। अतिरिक्त कोशिका दरों उसको रिमूव किया जाता है। ये सवाल पूछा जाता है, यहाँ से पुटअप होता है सवाल कि सर्टोली कोशिका का कार्य बताओ। सर्टोली कोशिका का कार्य आपको पूछते ही आपको तुरंत बताना है सर्टोली कोशिका कहाँ पाई जाती है। सर्टोली कोशिका पाई जाती है शुक्र जनन नलिका में। कहाँ पाई जाती है? ये ध्यान रखना है। सर्टोली कोशिका पाई कहाँ जाती है? शुक्र जनन नलिका में। इसकी विशेषता संख्या में कम है, स्तंभाकार है, इसका अंतिम सिरा यूं कटा फटा है। दूसरी विशेषता यह है कि ये शुक्राणु को पोषण, सुरक्षा और आलंबन देती हैं। इससे शुक्राणु पूर्वी का सिर इसमें धसा रहता है
और अतिरिक्त कोशिका द्रव्य को हटाया जाता है। अतिरिक्त कोशिका द्रव्य उसको रिमूव किया जाता है, जो एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्म है उसको रिमूव किया जाता है। अब ये जो शुक्राणुजन्य कोशिका है, इसका बारंबार समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन होगा और इससे क्या बनेंगे, शुक्राणु बनेंगे। इससे क्या बनेंगे, इस तरह शुक्राणु बनेंगे। तो ये जो शुक्राणु जनन क्रिया है, इसको दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहला भाग है शुक्राणु पूर्वी का निर्माण। शुक्राणु पूर्वी का निर्माण, जो पहला भाग है उसका नाम है शुक्राणु पूर्वी का निर्माण, और दूसरा है शुक्राणु पूर्वी का कायांतरण यानी शुक्र कायांतरण। क्या है, शुक्र कायांतरण। तो इसको दो भागों के अंदर बांटा गया है। एक पहला है जिसका नाम है शुक्राणु पूर्वी का निर्माण, और दूसरा है जिसका नाम है शुक्र कायांतरण। ठीक है, तो आपको बताना है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स यानी स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन, और अपन कहते हैं स्पर्मेटोलियोसिस है। स्पर्मेटोलियोसिस मतलब शुक्र कायांतरण है, यानी शुक्राणु पूर्वी से शुक्राणु का निर्माण, शुक्राणु पूर्वी से शुक्राणु का निर्माण, शुक्राणु पूर्वी से शुक्राणु का निर्माण। ये अपने को दो चरण याद रखने। तो आपने सबसे पहला बताया कि ये शुक्राणु जनन है, ये क्रिया एक ऐसी क्रिया होती है जो होते कहाँ, अगर सवाल पूछ लिया कि भाई ये शुक्राणु जनन है, ये होता कहाँ है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस जो प्रोसेस है ये वर्षण में होता है। वर्षण में कहाँ होता है, शुक्रजनन नलिका या रेता नलिका या सेमिनिफेरस ट्यूबस में होता है। अब आती है इसकी डेफिनेशन। आदि जनन उपकला है। आदि जनन उपकला आपको याद रहे, प्राइमोर्डियल जर्मिनल एपिथेलियम याद रहे तो ठीक है, नहीं तो आप आदि जनन उपकला भी लिख सकते हो। आदि जनन उपकला के बारंबार समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन से शुक्राणु बनने की क्रिया को क्या कहते हैं, शुक्र जनन। आखिर ये क्रिया कब प्रारंभ होती है, ये क्रिया 13-14 साल का बालक होता है उस समय इसमें प्रारंभ हो जाती है। ये शुक्र जनन की क्रिया होती है, इसमें 74 दिन का समय लगता है। क्या ये क्रिया जीवन भर चलती है या 45 साल 50 साल के बाद बंद हो जाती है? ये जीवन भर चलती रहती है। बूढ़े आदमी है उसके अंदर भी क्या होता है, शुक्राणु बनते रहते हैं, तो उनके भी बाप बनने की संभावना बनी रहती है। ऐसा नहीं होगा कि 80 साल का आदमी पिता नहीं बन सकता है, उसमें शुक्राणु होने चाहिए योग्य। ठीक है, फिर अब ये शुक्रजन नलिका है। इस शुक्रजन नलिका की जो जनन उपकला है, ये जनन उपकला है, इसका बाहरी स्तर तो क्या है, यहाँ शुक्रजन नलिका का बाहरी स्तर को तो कहते हैं ट्यूनिका प्रोपिलिया। शुक्रजन नलिका का बाहरी स्तर को कहा जाता है ट्यूनिका प्रोपिलिया। ये आप मेरा वीडियो देख लो, वर्षण की संरचना उसमें मैंने पूरा समझा रखा है कि शुक्रजन नलिका का बाहरी स्तर को कहा जाता है ट्यूनिका प्रोपिलिया और भीतरी स्तर को कहा जाता है जनन उपकला। जनन उपकला में दो तरह की कोशिका है। जनन उपकला में कितने तरह की कोशिका है, दो तरह की कोशिका है। एक कोशिका का नाम शुक्राणुजन्य कोशिका है और दूसरी कोशिका का नाम है सर्टोली कोशिका। अब यहां से सवाल पुटअप होता है, सर्टोली कोशिका कहां पाई जाती हैं, क्या कार्य है? तो अपन सर्टोली कोशिका है, इसको सारा करते हैं, साटा दिख रहा है। तो सर्टोली कोशिका का कार्य यह है कि संख्या में कम है, स्तंभाकार है, शुक्राणु को सुरक्षा, पोषण और आलम्बन देती हैं। ये शुक्राणु पूर्वी उससे अतिरिक्त कोशिका द्रव्य को हटाने का कार्य करती हैं। अब सवाल आता है शुक्राणु जनन कितने चरणों में पूरा होता है? शुक्राणु पूर्वी का निर्माण और शुक्र कायांतरण। अब जहां जहां से सवाल बनते हैं मैंने आपको सब बता दिए हैं, छोटे बड़े सब सवाल इसमें टॉपिक में आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब अपन पढ़ेंगे शुक्राणु पूर्वी का निर्माण। शुक्राणु जनन है, उसका पहला स्टेप पढ़ते हैं अपन, शुक्राणु पूर्वी का निर्माण। पहला स्टेप का नाम है शुक्राणु पूर्वी का निर्माण। शुक्राणु पूर्वी का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स। ठीक है, शुक्राणु पूर्वी का निर्माण 3 चरणों में होता है। सबसे पहली अवस्था का नाम होता है गुणन अवस्था। सबसे पहली अवस्था का नाम है गुणन अवस्था, दूसरी अवस्था का नाम होता है वर्धी अवस्था और तीसरी अवस्था का नाम होता है परिपक्वन अवस्था। तो ये 3 चरणों में होगा बच्चों, गुणन अवस्था, वर्धी अवस्था और परिपक्वन अवस्था। पहली अवस्था का नाम है गुणन अवस्था, दूसरी अवस्था का नाम है वर्धी अवस्था और तीसरी अवस्था का नाम है परिपक्वन अवस्था। ठीक है, तो अपने को ध्यान रखना है शुक्राणु पूर्वी का निर्माण 3 चरणों में होगा, गुणन अवस्था, वर्धी अवस्था और परिपक्वन अवस्था। सॉरी, तो गुणन अवस्था उसको आपको एक्सप्लेन करते हैं कि इसमें गुणन अवस्था में क्या होगा,
इसमें आपको बताना है कि ये कौन सी कोशिका है, ये शुक्राणु जन कोशिका है। कौन सी है, ये शुक्राणु जन कोशिका है। इसको अपन आदि जन नुक्ला के नाम से जानते हैं। शुक्राणु जन कोशिका है, इसका बारंबार समसूत्री विभाजन होता है। इस शुक्राणु जन कोशिका का बारंबार समसूत्री विभाजन होगा, इसका बारंबार समसूत्री विभाजन होगा और बहुत सारी शुक्र मात्र कोशिकाएं बनेगी। बहुत सारी शुक्राणु मात्र कोशिकाओं का निर्माण होगा। बहुत सारी कैसी कोशिकाएं बनेगी, शुक्राणु मात्र कोशिकाएं हैं, उन कोशिकाओं का निर्माण होगा। ये बहुत सारी स्पर्म मदर सेल्स हैं, या अपन कहते हैं शुक्राणुजन कोशिका ये बनेगी। शुक्राणुजन कोशिका थी, आदिजन उपला है। इस आदिजन उपला में शुक्राणुजन कोशिका है, इसका बारंबार समसूत्री विभाजन होगा और बहुत सारी शुक्रजननी दिखते हैं, शुक्र जनन कोशिका बनती है। क्या बनती है, स्पर्मेटोगोनिया लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, शुक्रजन कोशिका। बहुत सारी शुक्रजन कोशिका या अपन कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया क्या बनती है, स्पर्मेटोगोनिया बनती है। ठीक है, यह अपन कहते हैं स्पर्म मदर सेल्स, स्पर्म मदर सेल बनती है। तो इस तरह से क्या हुआ, शुक्राणुजन कोशिका है उसका समसूत्री विभाजन हुआ और बहुत सारी शुक्राणु मात्र कोशिका बनी। इसको अपन कहते हैं गुणन अवस्था। क्या कहते हैं, गुणन अवस्था। अब इसके बाद में ये जो बनी है ये कोशिका द्विगुणित होती है, यानी इसमें गुणसूत्र के दो समुच्चय होते हैं। ये जो बनी हुई कोशिका है जिसको शुक्राणु मात्र कोशिका का है वो भी द्विगुणित होती है, उसमें भी गुणसूत्र के दो समुच्चय होते हैं। सवाल यहाँ ध्यान रखना है कौन सी कोशिका द्विगुणित है, कौन सी अगुणित है। टीचर यहाँ से सवाल ढूंढता है बच्चों को फंसाने के लिए। बच्चों को सोचता है, बच्चों को पता नहीं, पर बच्चे सब इंटेलिजेंट है। बच्चों को पता है यहाँ समसूत्री विभाजन हुआ है, तो समसूत्री विभाजन हुआ तो गुणसूत्रों की संख्या समान रहेगी। तो ये क्या थी, ये शुक्राणुजन कोशिका थी, इससे शुक्राणु मात्र कोशिका बनी है। कौन से विभाजन से बनी है, समसूत्री विभाजन से। तो ये जो शुक्राणुजन कोशिका बनी है, शुक्राणुजन से ये शुक्रजन जनन कोशिका है, शुक्राणु मात्र कोशिका बनी है, वो एक्चुअल में कैसी होती हैं वो आपको बताना, द्विगुणित ही होती है। फिर उसके बाद ये क्या होगा, इस कोशिका है, इस कोशिका का विशेषता ये है कि भोज्य पदार्थ का संग्रह करती हैं। ये किसका संग्रह करती हैं, भोज्य पदार्थ का संग्रह करती हैं और आकार में बड़ी हो जाती है। आकार में क्या हो जाती हैं, बड़ी हो जाती हैं। अब इसको कहते हैं प्राथमिक शुक्र कोशिका। अब इसको किस नाम से जानते हैं, प्राथमिक शुक्र कोशिका के नाम से इसको जानते हैं। तो ये बन गई प्राथमिक शुक्र कोशिका, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल्स। ये बन गई प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल्स, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल्स। तो इस तरह से ये वर्दी अवस्था हो गई। क्या हो गई, ये वर्दी अवस्था हो गई। इसमें ये जो शुक्राणु मात्र कोशिका, शुक्रजन कोशिका है, उसने भोज्य पदार्थ का संग्रह किया है और आकार में बड़ी हो गई है। इसको कह दिया वर्दी प्रवस्था। क्या कह दिया, वर्दी प्रवस्था। तो वर्दी प्रवस्था में क्या होता है, भोज्य पदार्थ का संग्रह पूर्ण होता है। तो दो अवस्थाएं पूरी हो गई हैं। सबसे पहले गुणन अवस्था। गुणन अवस्था में क्या हुआ कि ये शुक्राणुजन कोशिका है, या इसको अपन कह देते हैं आदि जनन उपकला। क्या कह देते हैं, आदि जनन उपकला। इसकी कोशिकाएं या आदि जनन उपकला, इसके कई नाम हैं। आदि जनन उपकला का बारंबार समसूत्री विभाजन होता है और बहुत सारी शुक्राणु मात्र कोशिका या शुक्र जनन कोशिका बनती हैं। अब ये स्टेप गुणन पूरा हो गया है। अब इसके बाद आती है वर्दी अवस्था। वर्दी अवस्था में ऐसे होगा कि ये शुक्र जनन कोशिका है, ये भोज्य पदार्थ का संग्रह करती है। इसका संग्रह करती है, भोज्य पदार्थों का संग्रह करती है और आकार में बड़ी हो जाती है। इसको कहते हैं प्राथमिक शुक्र कोशिका। अब ये प्राथमिक शुक्र कोशिका भी द्विगुणित होती है, ये ध्यान रखना अपने को। एक बार मैं इसको पूरा डायग्राम थोड़ा वापस बना देता हूँ। क्या डायग्राम ब्लैक बोर्ड के ऊपर पूरा आया नहीं है। अपन क्या करते हैं, इसको अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करते हैं। तीनों स्टेप को अपन पढ़ रहे हैं शुक्राणु पूर्वी का निर्माण। किसका पढ़ रहे हैं, शुक्राणु पूर्वी का निर्माण। पहला स्टेप अपना ये चल रहा है, इसका नाम है शुक्राणु पूर्वी का निर्माण। शुक्राणु पूर्वी का निर्माण। शुक्राणु पूर्वी का निर्माण में सबसे पहले क्या होगा कि अपन देख रहे हैं कि ये आदि जनन उपकला है, शुक्राणु जनन कोशिकाएं आदि जनन उपकला है, आदि जनन उपकला है। आदि जनन उपकला का क्या होगा, समसूत्री विभाजन होगा और बहुत सारी शुक्राणु मात्र शुक्र मात्र कोशिकाएं बनेगी। बहुत सारी शुक्र मात्र कोशिकाएं बनती है, बहुत सारी शुक्र मात्र
कोशिकाएं या शुक्र जनन कोशिकाएं या शुक्र जनन कोशिकाएं, स्पर्मेटोगोनिया बनेगी। क्या बनेगी? गोनिया। अब इसके बाद ये अवस्था हो गई गुणन अवस्था, ये अपन ने पढ़ ली थी अभी। और गुणन अवस्था है ये एक्चुअल में क्या है? ये एक ऐसी अवस्था है जिसमें समसूत्री विभाजन होता है, यानी गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है। गुणसूत्रों की संख्या क्या रहती है? समान। ये क्या है? द्विगुणित है, ये द्विगुणित है, ये द्विगुणित है, और ये कोशिका भी कैसी है? द्विगुणित। अब क्या होता है? ये कोशिका बनी है, ये कोशिकाएं भोज्य पदार्थ का संग्रह करती है और आकार में बड़ी हो जाती हैं। आकार में बड़ी होते इसका नाम हो जाता है प्राथमिक शुक्र कोशिका। क्या नाम हो जाता है? प्राथमिक शुक्र कोशिका। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल्स, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल्स, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल्स हैं, ये बन गई। अब ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल्स हैं, इसका होगा अर्धसूत्री प्रथम विभाजन। अब आएगी परिपक्वन। ये कौन सी अवस्था थी? वर्धी अवस्था। अब आती है परिपक्वन अवस्था। परिपक्वन अवस्था के अंदर ध्यान रखना है, इस अवस्था के अंदर अर्धसूत्री विभाजन होता है। परिपक्वन अवस्था में कौन सा विभाजन होगा? अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री प्रथम और अर्धसूत्री द्वितीय। अर्धसूत्री प्रथम को अपन क्या कहते हैं? न्यूनकारी। अर्धसूत्री प्रथम को अपन कहते हैं न्यूनकारी, और अर्धसूत्री सेकंड को अपन कहते हैं समसूत्री। अर्धसूत्री प्रथम को कहते हैं न्यूनकारी, इसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। अर्धसूत्री प्रथम को अपन न्यूनकारी कहते हैं, इसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। अर्धसूत्री सेकंड को अपन समसूत्री कहते हैं, ये इसमें गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है। परिपक्वन अवस्था एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, और ये बन गई अपने द्वितीयक शुक्र कोशिका। कौन सी बन गई? द्वितीयक शुक्र कोशिका है, उसका निर्माण हो गया। द्वितीयक शुक्र कोशिका का निर्माण हो गया। अब द्वितीयक शुक्र कोशिका बन गई है, यहां से सवाल पुटअप होता है, द्वितीयक शुक्र कोशिका अगुणित होती है क्योंकि इसमें मियोसिस फर्स्ट हुआ है और इसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो गई है। ये अपने को ध्यान रखना है। ये अपने को सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स अगुणित होती हैं। फिर उसके बाद क्या होता है? इसका होता है अर्धसूत्री सेकंड। क्या होता है? अर्धसूत्री सेकंड होगा, और इससे क्या बनेंगे? और इससे बनेंगे ये स्पर्मेटिड्स। क्या बनेंगे? ये स्पर्मेटिड्स बनेंगे। ये बन गए शुक्राणुपूर्वी। क्या हो गए? शुक्राणुपूर्वी बन गए। तो ये गुणन अवस्था पूरी हो गई है। स्पर्मेटिड्स क्या बन गए? स्पर्मेटिड बन गए, स्पर्मेटिड। ठीक है, शुक्राणु पशु भी कहते हैं। तो इस तरह से स्पर्मेटिड्स बन गए हैं। अब सवाल आ गया कि ये क्या हुआ? अर्धसूत्री सेकंड हुआ। ये क्या हुआ? अर्धसूत्री सेकंड हुआ। अर्धसूत्री सेकंड क्या है? समसूत्री है। अब शुक्राणुपूर्वी एक अचल और गोलाकार कोशिका है। शुक्राणुपूर्वी एक अचल और गोलाकार कोशिका है। इसका कायांतरण होता है और एक चल संरचना बनती है जिसको कहते हैं शुक्राणु। क्या कहते हैं? इसकी एक चल संरचना बनती है जिसको कहा जाता है शुक्राणु। क्या कहा जाता है? शुक्राणु कहा जाता है। स्पर्म बनते हैं। ये अपने को ध्यान रखना है। अब मैं आपको बताऊंगा तीनों अवस्था, एक बार वापस अपन रिवाइज कर लेंगे। गुणन अवस्था, वर्धी अवस्था और परिपक्वन अवस्था, तीनों अवस्था को अपन एक बार देख लेंगे बच्चों। बहुत सिंपल है। अपन शुक्राणु जनन का पहला स्टेप पढ़ रहे हैं, शुक्राणुपूर्वी का निर्माण, यानी फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स। स्पर्मेटिड्स कैसे बनते हैं? स्पर्मेटिड्स के निर्माण की तीन अवस्थाएं हैं, ये अपने को ध्यान रखना है। इसकी कितनी अवस्थाएं हैं? तीन अवस्थाएं, ये अपने को ध्यान रखना है। पहली अवस्था का नाम होता है गुणन अवस्था, इसमें लगातार समसूत्री विभाजन होता है। दूसरी अवस्था का नाम होता है वर्धी अवस्था, ग्रोथ फेज, और तीसरा होता है जिसका नाम होता है परिपक्वन अवस्था, यानी मैचुरेशन फेज। तीन अवस्था है, गुणन अवस्था, वर्धी अवस्था और परिपक्वन अवस्था। गुणन अवस्था में कौन सा विभाजन होता है? तो अपने को ध्यान रखना है समसूत्री। गुणन अवस्था में कौन सा विभाजन होता है? तो अपने याद होना चाहिए समसूत्री विभाजन। आदि जनन उपकला है जिसको अपन कहते हैं शुक्राणु जन कोशिका। शुक्राणु जन कोशिका, ठीक है, शुक्राणु जन कोशिका है, उसका समसूत्री विभाजन हुआ और बहुत सारी शुक्र मात्र कोशिका या शुक्र जनन कोशिका बनी। ये जो शुक्र मात्र कोशिका या शुक्र जनन कोशिका बनी है, स्पर्मेटागोनिया या स्पर्म मदर सेल बनी है, इसका होगा वर्धी अवस्था में प्रवेश। ये आकार में भोजन का संग्रह करेगी। ये भोज्य पदार्थों का संग्रह करती है। किसका संग्रह करती है? ये भोज्य पदार्थों का संग्रह करती हैं और आकार में 2 से 3 गुना बढ़ जाती हैं।
जैसे ये भोज्य पदार्थों का संग्रह करती है और आकार में बड़ी हो जाती हैं, इसको कहते हैं प्राथमिक शुक्र कोशिका। अब प्राथमिक शुक्र कोशिका से क्या बनती हैं, इसका फिर ये परिपक्वन अवस्था में प्रवेश करती हैं। ये कौन सी अवस्था है, ये परिपक्वन अवस्था है। कौन सी अवस्था है, ये परिपक्वन अवस्था है और ये कायांतरण है। ये दूसरा स्टेप यहाँ से स्टार्ट होगा। परिपक्वन अवस्था में क्या बताओगे, इसमें अर्धसूत्री प्रथम और अर्धसूत्री सेकंड विभाजन होगा, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड होगा। अर्धसूत्री प्रथम को न्यूनकारी विभाजन कहते हैं, इसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। अर्धसूत्री सेकंड को समसूत्री विभाजन कहते हैं, इसमें गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है। प्राथमिक शुक्र कोशिका से बनती है द्वितीयक शुक्र कोशिका। द्वितीयक शुक्र कोशिका से बनते हैं शुक्राणु पूर्वी और शुक्राणु पूर्वी के कायांतरण से बनते हैं शुक्राणु। शुक्राणु पूर्वी एक अचल और गोलाकार कोशिका है और शुक्राणु एक चल और चल संरचना है। अब सवाल यहाँ से पुटअप होता है, तो अपन सवाल क्या पुटअप होता है, सवाल कई बार बोर्ड में आ चुका है। यदि 25 प्राथमिक शुक्र कोशिका होगी, यदि 25 प्राथमिक शुक्र कोशिका होगी तो कितने शुक्राणु बनेंगे, तो आपको 4 से गुणा करना है। 25 को 4 से गुणा करते ही 100 होगा उत्तर। क्या होगा, 100, क्योंकि इससे एक कोशिका से 4 बन रहे हैं। एक कोशिका से कितने बन रहे हैं, 4 बन रहे हैं, तो 25 चौकू 100, कितने बनेंगे, 100। अब आपको कोई भी दे दे, जैसे यहाँ 20 लिख दे कि 20 प्राथमिक शुक्र कोशिका है, उससे कितने शुक्राणु पूर्वी या शुक्राणु बनेंगे, तो आपको 4 से गुणा करना है। और अगर मान लो आपको यहाँ पे 10 दे दे तो भी आपको 4 से, और पूछे सवाल में वो पूछेगा शुक्राणु पूर्वी या शुक्राणु, तो आपको ध्यान देना है कि शुक्राणु पूर्वी और शुक्राणु, एक शुक्राणु पूर्वी से एक शुक्राणु बनता है, ये ध्यान देना है। अगर मान लो ये पूछ ले 25 द्वितीयक शुक्र कोशिका है तो कितने शुक्राणु बनेंगे, एक यहाँ पे 2 से गुणा करना है, यहाँ पे क्या करना है, 2 से गुणा करना है। अगर द्वितीयक शुक्र कोशिका 25 है तो कितने शुक्राणु बनेंगे, 50। और अगर शुक्राणु पूर्वी 25 है, उससे कितने शुक्राणु बनेंगे, तो उसको 1 से गुणा करना है। ठीक है, तो अपने ध्यान रखना है कि आपको कोशिका कौन सी दी है। अगर प्राथमिक शुक्र कोशिका दे दे, अगर ये प्राथमिक शुक्र कोशिका दे दे 25 और पूछे कितने शुक्राणु बनेंगे, तो आपको आंसर देना है कि 25 प्राथमिक शुक्र कोशिका दे दे तो आपको 4 से गुणा करना है। और अगर द्वितीयक शुक्र कोशिका दे दे 2 से गुणा करना है, और शुक्राणु पूर्वी दे दे तो 1 से गुणा करना है। ये सवाल कई बार एग्जाम में आ रखा है कि 25 प्राथमिक शुक्र कोशिका से कितने शुक्राणु बनेंगे, 25 प्राथमिक शुक्र कोशिका से कितने शुक्राणु पूर्वी बनेंगे। अब एक शुक्राणु पूर्वी से एक शुक्राणु बनता है, ये भी अपने को ध्यान रखना है। इस तरह से ये क्या है, ये शुक्राणु जनन का पहला स्टेप है, शुक्राणु पूर्वी का निर्माण वो हो गया पूरा। अब क्या है कि वीडियो बड़ा हो जाता है तो मैं इसका पार्ट 2 बनाऊंगा जिसका नाम होगा शुक्राणु पूर्वी का कायांतरण। अब मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ देता हूं कमेंट बॉक्स में, अगर आपने वीडियो ध्यान से देखा है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर आराम से दे दोगे। क्वेश्चन मेरा ऐसा है कि भाई ये जो 25 प्राथमिक शुक्र कोशिका है उससे कितने शुक्राणु बनेंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर लिखिए, 25 प्राथमिक शुक्र कोशिका से कितने शुक्राणु बनेंगे। अगर आपने वीडियो ध्यान से देखा है तो आप बता दोगे। दूसरा सवाल है, प्राथमिक शुक्र कोशिका, द्वितीयक शुक्र कोशिका और शुक्राणु पूर्वी में से कौन कौन सी कोशिकाएं द्विगुणित होती हैं। प्राथमिक शुक्र कोशिका, द्वितीयक शुक्र कोशिका और शुक्राणु पूर्वी में से कौन कौन सी कोशिकाएं द्विगुणित होती हैं। यह आपको वीडियो देखा है तो आप बता दोगे कि भाई कौन सी कोशिका जो द्विगुणित है और कौन सी कोशिका अगुणित है। अपन नेक्स्ट स्टेप पढ़ेंगे। ये अपन ने शुक्राणु पूर्वी का निर्माण पढ़ लिया था, शुक्राणु जनन अपन पढ़ रहे हैं, उसका दूसरा स्टेप है शुक्राणु पूर्वी का कायांतरण। सेकंड स्टेप है जिसका नाम है शुक्राणु पूर्वी का कायांतरण। ठीक है, ये काफी टिपिकल टॉपिक है, लेकिन आपको क्या करना है, अगर आपने शुक्राणु की संरचना पढ़ ली है, मेरा एक वीडियो बनाया हुआ शुक्राणु की संरचना, तो आपको काफी इससे बेनिफिट मिलेगा, आप उसको आराम से याद कर पाओगे।
आप मेरे चैनल को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट हो। नेक्स्ट स्टेप है जिसका नाम है शुक्राणुपूर्वी का कायांतरण। शुक्राणुपूर्वी का कायांतरण। शुक्राणुपूर्वी का कायांतरण में ऐसे हैं, शुक्राणुपूर्वी को अपन कहते हैं स्पर्मेटिड। क्या कहते हैं? स्पर्मेटिड कहते हैं। शुक्राणुपूर्वी क्या है? एक अचल और गोलाकार कोशिका है। शुक्राणुपूर्वी एक अचल और गोलाकार कोशिका होती है। ये अचल कोशिका होती है और गोलाकार कोशिका होती है। इसके अंदर कुछ संरचनात्मक परिवर्तन होते हैं, कुछ कार्यात्मक परिवर्तन होते हैं और ये चल संरचना में बदल जाती है। किसमें बदल जाती हैं? चल संरचना में बदल जाती हैं, जिसको अपन कहते हैं शुक्राणु। क्या कहते हैं? शुक्राणु कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि ये क्या हुआ, ये शुक्राणुपूर्वी एक अचल और गोलाकार कोशिका स्पर्मेटिड्स है। जो ये शुक्राणुपूर्वी है ये एक अचल और गोलाकार कोशिका है। इसके अंदर कुछ संरचनात्मक परिवर्तन हुए, कुछ इसके अंदर कार्यात्मक परिवर्तन हुए और एक चल संरचना के अंदर बदल गई। किसमें बदल गई? एक चल संरचना में बदल गई, जिसका नाम होता है शुक्राणु। तो इसको अपन कहते हैं शुक्राणुपूर्वी का कायांतरण। तो जैसे पूछा शुक्राणुपूर्वी का कायांतरण है, इसको समझाओ या इसको एक छोटा सा नाम दे देते हैं शुक्र कायांतरण। क्या दे देते हैं? शुक्र कायांतरण। अगर शुक्र कायांतरण लिखा हो तो भी आपको समझ जाना है, और आपको अगर शुक्राणुपूर्वी का कायांतरण लिखा हो तो भी आपको समझ जाना है। इसको स्पर्मेटोलियोसिस भी कहते हैं, स्पर्मेटोलियोसिस भी लिखा होता है कई जगह पे। अब अपन कहते हैं कि ये सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले शीर्ष का निर्माण होगा। ये कुछ भागों में है। सबसे पहले है शीर्ष भाग का निर्माण, फिर होगा मध्य भाग का निर्माण, फिर उसके बाद है पुंछ भाग का निर्माण। तो इसको 3 स्टेप्स में अपन बांटेंगे। शीर्ष भाग में क्या होगा, 2 स्टेप होंगे, एक्रोसोम का निर्माण और केंद्रक का निर्माण। किसका निर्माण होगा? एक्रोसोम का निर्माण और केंद्रक का निर्माण। ठीक है। शीर्ष भाग में क्या होगा? एक्रोसोम का निर्माण और केंद्रक का निर्माण। मध्य भाग में सबसे पहले अपन तारक क्या काय है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। फिर उसके बाद मध्य भाग में माइटोकॉन्ड्रिया का अध्ययन करेंगे। फिर उसके बाद मध्य भाग में कोशिका दरों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, 3 पॉइंट्स में बांट देंगे इसको। पुंछ भाग है उसका निर्माण आपको बताना है, अक्षीय तंतुओं से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? अक्षीय तंतुओं से पुंछ भाग का निर्माण हो जाएगा। तो इस तरह से क्या हुआ कि अपन इसको अलग अलग स्टेप्स में बांटेंगे और फिर स्टडी करेंगे अपन। ठीक है। हाँ, तो अपन पढ़ रहे हैं शुक्राणुपूर्वी का कायांतरण। क्या पढ़ रहे हैं? शुक्राणुपूर्वी का कायांतरण पढ़ रहे हैं। शुक्राणुपूर्वी का कायांतरण। सबसे पहले क्या होगा, अपन को हेडिंग लगानी है शीर्ष भाग का निर्माण। किसका निर्माण? शीर्ष भाग का निर्माण। शीर्ष भाग के निर्माण में सबसे पहले अपन केंद्रक में परिवर्तन, किसमें? केंद्रक में परिवर्तन है उसका अध्ययन करेंगे। केंद्रक में परिवर्तन का अध्ययन करेंगे। तो केंद्रक में परिवर्तन में ऐसे हैं कि ये शुक्राणुपूर्वी है। क्या है? ये शुक्राणुपूर्वी है। शुक्राणुपूर्वी की विशेषता ये है कि शुक्राणुपूर्वी का केंद्रक ये है। अब इस केंद्रक से क्या होगा, ये शुक्राणु बनेगा। क्या बनेगा? ये इस तरह का शुक्राणु बनेगा। इसके केंद्रक जो शुक्राणुपूर्वी का केंद्रक है उसमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं? शुक्राणुपूर्वी का केंद्रक है और ये शुक्राणु का केंद्रक है। इस तरह का ये केंद्रक होता है। ठीक है। सबसे पहले आप बताओगे इस केंद्रक में से अतिरिक्त जल का निष्कासन हो जाता है। केंद्रक में से जल का निष्कासन हो जाता है। केंद्रक में से किसका निष्कासन हो जाता है? जल का। दूसरा, आरएनए केंद्रिका और प्रोटीन, आरएनए केंद्रिका और प्रोटीन अपाशित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अपाशित हो जाते हैं। गुणसूत्र संघनित हो जाते हैं। गुणसूत्र क्या हो जाते हैं? संघनित हो जाते हैं। गुणसूत्र क्या हो जाते हैं? संघनित, यानी क्रोमेटिन है वो संघनित हो जाते हैं और केंद्रक के एक भाग में इकट्ठे हो जाते हैं। केंद्रक के एक भाग में इकट्ठे हो जाते हैं। केंद्रक के एक भाग में क्या हो जाते हैं? इकट्ठे हो जाते हैं। केंद्रक में केवल अनुवांशिक पदार्थ शेष बचता है।
केंद्रक में केवल अनुवांशिक पदार्थ शेष बचता है। केंद्रक में केवल अनुवांशिक पदार्थ शेष बचता है। केंद्रक में केवल अनुवांशिक पदार्थ शेष बचता है जो कि लक्षणों को अगली पीढ़ी में ले जाता है, जो कि अनुवांशिक लक्षणों को अगली पीढ़ी में ले जाएगा। तो सबसे पहले केंद्रक है, उस केंद्रक में से जल का निष्कासन हो गया है, आरएनए केंद्रिका और प्रोटीन अपाशित हो चुकी हैं, गुणसूत्र है वो संघनित हो गया और केंद्रक के एक भाग में इकट्ठा, पहले तो ये गुणसूत्र फैला हुआ है, अब गुणसूत्र क्या हो जाता है, संघनित हो जाता है, बिल्कुल एकदम पैक हो जाता है और यानी गुणसूत्र मतलब क्रोमेटिन संघनित हो गया, केंद्रक के एक भाग में इकट्ठा हो गया। केंद्रक का आकार ऐसा हो जाता है, केंद्रक का आकार आपको बताना है लंबा, चपटा और अंडाकार हो जाता है। कैसा हो जाता है, लंबा, चपटा और अंडाकार हो जाता है। और केंद्रक का आकार ऐसा होता है ताकि तैरते समय कम से कम बाधा महसूस हो, यानी केंद्रक का आकार ऐसा होगा ताकि तैरते समय कम से कम बाधा महसूस हो। अब सवाल इसमें पुटअप होता है कि भाई जब ये शुक्राणु पूर्वी है, ये शुक्राणु पूर्वी एक अचल और गोलाकार कोशिका है, इससे जब शुक्राणु बना तो केंद्रक में क्या क्या परिवर्तन हुआ। केंद्रक में से जल का निष्कासन हो गया, आरएनए केंद्रिका और प्रोटीन अपाशित हो गए, यानी आरएनए अपाशित हो जाता है, प्रोटीन अपाशित हो जाता है, गुणसूत्र है वो क्रोमेटिन है वो संघनित हो जाता है और केंद्रक के एक भाग में इकट्ठे हो जाते हैं। इसके अलावा केंद्रक में केवल अनुवांशिक पदार्थ शेष बचता है जो कि अनुवांशिक लक्षणों को अगली पीढ़ी में ले जाता है। केंद्रक का आकार ऐसा होगा ताकि शुक्राणु तैरते समय कम से कम बाधा महसूस हो, यानी केंद्रक लंबा, चपटा और अंडाकार हो जाता है। ऐसा हो जाएगा, पार्श्व से चपटा हो जाएगा, इधर से चपटा हो जाएगा और अंडाकार आकार ले लेगा, लंबा हो जाएगा ताकि तैरते समय इसको कम से कम बाधा महसूस हो। यानी इसकी विशेषता ये है कि केंद्रक का आकार ही शुक्राणु के आकार को निर्धारित करता है। ये अपने को केंद्रक में परिवर्तन बता रहे हैं। तो शीर्ष भाग में केंद्रक का परिवर्तन में आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं। अब इसमें से सवाल सबसे पहले पूछा कि शुक्राणु पूर्वी के कायांतरण में आप शीर्ष भाग का निर्माण, उसमें केंद्रक में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, तो आपको सिंपल पॉइंट मैंने बता दिए हैं। केंद्रक में से जल का निष्कासन हो गया, आरएनए केंद्रिका और प्रोटीन अपाशित हो गई, गुणसूत्र संघनित हो गए, केंद्र के एक भाग में इकट्ठे हो गए, केंद्रक में केवल अनुवांशिक पदार्थ शेष बचता है और केंद्रक का आकार लंबा, अंडाकार हो जाता है। अब अपन एक्रोसोम का निर्माण पढ़ेंगे। किसका? एक्रोसोम का निर्माण। तो एक्रोसोम का निर्माण कैसे होता वो आपको समझाते हैं। अब ये क्या है, ये आपको बताना है कि ये शुक्राणु पूर्वी है। ये शुक्राणु पूर्वी एक अचल और गोलाकार कोशिका है। शुक्राणु पूर्वी कैसी है? अचल और गोलाकार कोशिका है। शुक्राणु पूर्वी एक अचल और गोलाकार कोशिका है। इससे एक चल संरचना बनती है। इस चल संरचना का नाम होता है शुक्राणु। क्या होता है? शुक्राणु। अब इससे क्या होगा? एक्रोसोम का निर्माण है, केंद्र का निर्माण हो गया, फिर एक्रोसोम का निर्माण। दूसरा पॉइंट है एक्रोसोम का निर्माण। एक्रोसोम का निर्माण में ऐसे बताओगे, ये शुक्राणु के शीर्ष पर टोपी जैसी संरचना होती है जिसको एक्रोसोम कहते हैं। एक्रोसोम के चारों तरफ दो झिल्लियां होती है। कितनी झिल्लियां होती हैं? दो झिल्लियां होती हैं जिनको एक्रोसोमल झिल्लियां कहते हैं। एक्रोसोम के चारों तरफ दो झिल्लियां होती हैं जिनको एक्रोसोमल झिल्लियां कहते हैं। ठीक है, बाहर प्लाज्मा झिल्लियां और होती हैं, ये एक्रोसोम है। सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन पूछा जाता है एक्रोसोम का निर्माण गोल्जी काय से होता है। इसमें ये गोल्जी काय इस तरह का, ये गोल्जी काय है, इसमें गोल्जी काय की ये वेसिकल्स है और गोल्जी काय की रिक्तिकाएं हैं। ये गोल्जी काय में वेसिकल्स होती हैं और ये गोल्जी काय में रिक्तिकाएं होती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको बताना है एक्रोसोम का निर्माण किससे होता है? गोल्जी काय से। पहला पॉइंट आपको बताना है गोल्जी काय से होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपको बताना है कि ये जो गोल्जी, एक जैसे केंद्रक है, ये केंद्रक है, इस केंद्रक के अगले भाग में गोल्जी काय की 2 से 3 रिक्तिकाएं ऐसे आती हैं। गोल्जी काय की 2 से 3 रिक्तिकाएं इकट्ठी होती हैं और आपस में मिलकर क्या करती हैं? एक बड़ी रिक्तिका बना लेती हैं। ये इस तरह से 2 से 3 रिक्तिकाएं केंद्रक के अगले भाग में आएगी और मिलकर एक बड़ी रिक्तिका बना लेगी। एक बड़ी रिक्तिका का निर्माण कर लिया। क्या कर लिया? एक बड़ी रिक्तिका का निर्माण कर लिया। 2 से 3 रिक्तिकाएं केंद्र के अगले भाग में इकट्ठी हो जाती हैं और ये एक बड़ी रिक्तिका बना देती हैं। उसके बीच में एक ठोस और सघन पिंड होता है
जिसको एक्रोसोमल कण कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, एक्रोसोमल कण कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इससे धीरे धीरे क्या होता है, एक्रोसोम का निर्माण हो जाता है। क्या हो जाएगा, ये रिक्तिकाएं थोड़ी अवशिष्ट कण के रूप में इकट्ठी होगी और एक्रोसोमल कण थोड़ा और सघन और गाढ़ा होगा और इस तरह से ये एक्रोसोम बन जाएगा। तो अपन सबसे पहला पॉइंट बताएंगे गोल्जी काय से होता है। दूसरा पॉइंट बताएंगे गोल्जी काय की रिक्तिकाएं। गोल्जी काय की रिक्तिकाएं, गोल्जी काय की जो रिक्तिकाएं हैं क्या है, गोल्जी काय की जो रिक्तिकाएं हैं वो केंद्रक के अगले भाग में इकट्ठी होती है। किसमें इकट्ठी होती हैं, केंद्रक के अगले भाग में इकट्ठी होती हैं। केंद्रक के अगले भाग में क्या होगी, इकट्ठी होती हैं और आपस में संयुक्त होती हैं, और आपस में क्या होती हैं, संयुक्त हो जाती हैं। ठीक है, आपस में क्या हो गई, संयुक्त, अगले भाग में इकट्ठी हो गई, फिर आपस में संयुक्त होती हैं और एक बड़ी रिक्तिका बनाती है। क्या बनाती हैं, एक बड़ी रिक्तिका बनाती हैं, एक बड़ी रिक्तिका बनाती है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको बताना है इनके अंदर एक ठोस पिंड बनता है, एक ठोस पिंड दिखाई देता है, एक ठोस पिंड या कण दिखाई देता है जिसको कहते हैं एक्रोसोमल कण। क्या कहते हैं, एक्रोसोमल कण कहते हैं। फिर ये एक्रोसोमल कण है, इससे एक्रोसोम बन जाता है। अब सवाल इसमें दो तीन बनते हैं कि आगे एक टोपी जैसी संरचना होती है, ये एक्रोसोम होता है। एक्रोसोम का क्या और कोई नाम है, इसको गैलिया कैपिटिस भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, गैलिया कैपिटिस के नाम से जानते हैं। ये दो तीन रिक्तिकाएं तो क्या करती है, गोल्जी काय के निर्माण में योगदान देती हैं। शेष बची हुई रिक्तिकाओं को क्या कहते हैं, गोल्जी काय अवशिष्ट। क्या कहते हैं, गोल्जी काय अवशिष्ट कहते हैं। ये दो सवाल बनते हैं कि भाई गोल्जी काय के निर्माण में जो रिक्तिकाएं योगदान देती हैं उन रिक्तिकाओं को तो अपन कह रहे हैं कि उससे एक्रोसोम बन गया। जो रिक्तिकाएं भाग नहीं लेती हैं उनको कहते हैं गोल्जी काय अवशिष्ट। और एक्रोसोम जो आगे टोपी के समान संरचना में दिखाई देता है उसको क्या कहते हैं, गैलिया कैपिटिस। अब एक्रोसोम है, उस एक्रोसोम के अंदर एंजाइम पाए जाते हैं। ये एंजाइम होते हैं लयनकारी। कैसे होते हैं, लयनकारी एंजाइम होते हैं। ये अंड आवरक झिल्ली को गलाते हैं। ये किस झिल्ली को गलाते हैं, अंड आवरक झिल्ली है उसको गलाते हैं और शुक्राणु अंडाणु के भीतर प्रवेश कर जाता है। एंजाइम के नाम याद रखने हैं। सबसे पहला है हाइलुरोनिडेज, हाइलुरोनिडेज एंजाइम है। दूसरा एंजाइम है एक्रोसीन। क्या है, एक्रोसीन। तीसरा एंजाइम है एक्रोसोमीन। क्या है, एक्रोसोमीन। चौथा एंजाइम है बाइंडीन। क्या है, बाइंडीन है। पांचवा एंजाइम है एसिड फास्फेटेज, एसिड फास्फेटेज। छठा एंजाइम एसिड हाइड्रोलेज। क्या है, एसिड हाइड्रोलेज, हाइड्रोलेज। सातवां एंजाइम है कैटेफीन। क्या है, कैटेफीन या कैथेप्सिन। क्या, कैथेप्सिन। ये एंजाइम के नाम याद रखने हैं। तो एंजाइम के नाम याद रखने हैं कि भाई ये सबसे पहले तो आपको एक्रोसोम का निर्माण कैसे हुआ है, बिल्कुल सिंपल भाषा में मैंने आपको समझा दिया है। सवाल सीधा पुटअप होता है कि एक्रोसोम का निर्माण किससे होता है, गोल्जी काय से। गोल्जी काय की रिक्तिकाएं केंद्रक के अगले भाग में इकट्ठी होती हैं, 2 से 3, और आपस में संयुक्त होकर एक बड़ी रिक्तिका बनाती हैं। उसके अंदर एक कण रूपी संरचना दिखाई देती है जिसको अपन कहते हैं एक्रोसोमल कण, एक्रोसोमल कण के नाम से जानते हैं। ये केंद्रक के अगले भाग में इकट्ठी हो गई। अब ये आपस में संयुक्त हो गई और एक बड़ी रिक्तिका बनाई और इसमें एक कण दिखाई दिया एक्रोसोमल कण, उससे एक्रोसोम बनेगा। अब अपन कहते हैं इस एक्रोसोम का काम क्या है। एक्रोसोम का काम है, इसमें लयनकारी एंजाइम होते हैं। ये लयनकारी एंजाइम क्या करते हैं, अंड आवरक झिल्ली को गलाते हैं और शुक्राणु अंडाणु के अंदर घुस जाता है। ये तेजाब है। एंजाइम के नाम बच्चों याद रखने हैं, हाइलुरोनिडेज, एक्रोसीन, एक्रोसोमीन, फिर उसके बाद बाइंडीन, एसिड फास्फेटेज, एसिड हाइड्रोलेज, कैटेफीन, कैथेप्सिन भी कहते हैं। अब इसमें दो सवाल आता है, गैलिया कैपिटिस क्या है, गैलिया कैपिटिस, गैलिया कैपिटिस क्या है। तो गैलिया कैपिटिस आपको बताना है कि जो एक्रोसोम होता है उस एक्रोसोम को गैलिया कैपिटिस कहते हैं। फिर दूसरा सवाल आता है गोल्जी काय अवशिष्ट क्या है। नाम से ही पता चल जाता है जो रिक्तिकाएं भाग नहीं लेती हैं, जो गोल्जी काय का भाग शेष बच जाता है उसको कहते हैं गोल्जी काय अवशिष्ट। अब अपन पढ़ेंगे मध्य भाग का निर्माण। अब अपन पढ़ रहे हैं मध्य भाग का निर्माण। शुक्राणु पूर्वी का कायांतरण पढ़ रहे हैं, दूसरा स्टेप शुक्राणु
पूर्वी का कायांतरण। शुक्राणु पूर्वी क्या है? एक अचल और गोलाकार कोशिका है। कैसी है? ये अचल और गोलाकार कोशिका है। अब इसमें अपन पढ़ेंगे मध्य भाग का निर्माण। मध्य भाग में अपन गिरवा भी साथ लेके चलेंगे, ठीक है। ये शुक्राणु पूर्वी एक अचल और गोलाकार कोशिका है, ये इसका केंद्रक है। और ये क्या बना? इसे शुक्राणु बना। क्या बना? शुक्राणु बना, ठीक है। ये इसके अंदर क्या परिवर्तन हुआ है? मध्य भाग का निर्माण पढ़ते हैं तो मध्य भाग में सबसे पहले आपको बताना है, इसके अंदर होता है तारक काय। क्या होता है? तारक काय। थोड़ा डायग्राम बड़ा बना देते हैं। ये इसमें तारक काय है, सेंट्रोसोम है। ये इसमें तारक काय है, सेंट्रोसोम। इस तारक काय में क्या होता है? इस तरह से दो तारक केंद्र होते हैं। कितने होते हैं? दो तारक केंद्र होते हैं, दोनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं। ये है तारक काय। क्या है? तारक काय। इस तारक काय में दो सेंट्रियोल है। क्या है? दो तारक केंद्र है। तारक केंद्र सेंट्रियोल। क्या है? सेंट्रियोल है। इसके चारों तरफ ये लिक्विड है, इसका नाम होता है सेंट्रोसोम। क्या होता है? सेंट्रोप्लाज्म। क्या होता है? सेंट्रोप्लाज्म। इस पे ध्यान नहीं देना, अपने को सेंट्रियोल चाहिए। क्या परिवर्तन होगा इसमें? परिवर्तन ये होगा कि एक तारक केंद्र तो क्या होगा, इस केंद्र के पीछे गर्त में स्थित हो जाएगा। एक तारक केंद्र तो इस केंद्र के पीछे गर्त में स्थित हो जाएगा और दूसरा उसके 90 डिग्री पर स्थित हो जाएगा। एक तारक केंद्र तो उसके केंद्र के पीछे गर्त में स्थित हो जाएगा ऐसे, और इसके ठीक लंबवत दूसरा तारक केंद्र भी व्यवस्थित हो जाएगा। इसके ठीक लंबवत दूसरा तारक केंद्र भी स्थित हो जाएगा। इस तरह से क्या होगा? ये गिरवा भाग है। क्या है? गिरवा भाग। ये मध्य भाग में पढ़ेंगे अपन। तो इस तारक काय है, इसका होगा विभाजन। क्या होगा? तारक काय का विभाजन होगा। और इसमें ये दोनों तारक केंद्र है। ये तारक केंद्र क्या होता है? केंद्र के पीछे गर्त में स्थित हो जाता है, जिसको कहते हैं समीपस्थ तारक केंद्र। क्या कहते हैं? समीपस्थ तारक केंद्र कहते हैं। और दूसरा उसके ठीक 90 डिग्री पे स्थित हो जाता है, जिसको दूरस्थ तारक केंद्र कहते हैं। अब ये दूरस्थ तारक केंद्र ये आधार कणिका का कार्य करेगा, आधार काय का कार्य करेगा। इससे तरकु तंतु निकलते हैं, इससे तरकु तंतु निकलते हैं। इनको कहते हैं अक्षय तंतु। क्या कहते हैं? अक्षय तंतु कहते हैं। ये अक्षय तंतु क्या करेंगे? मध्य भाग और पुच्छ भाग का निर्माण करेंगे। ये अक्षय तंतु किसका निर्माण करेंगे? मध्य भाग और पुच्छ भाग का निर्माण करेंगे। मध्य भाग और पुच्छ भाग का निर्माण करेंगे। समीपस्थ तारक केंद्र आगे निषेचन के समय तरकु तंतु बनाए। निषेचन के समय क्या होगा? निषेचन होगा, उसके बाद विदलन के समय। किस समय? विदलन के समय तरकु तंतु बनाता है। विदलन के समय तरकु तंतु बनाता है, तरकु तंतु बनाता है। यानी जब समसूत्र विभाजन होता था आगे विदलन के समय तरकु तंतु बनाता है, ये ध्यान रखना है। ये दोनों के कार्य आपको याद रखने हैं कि समीपस्थ तारक केंद्र क्या हुआ कि विदलन के समय तरकु तंतु बनाए, और दूरस्थ तारक केंद्र अभी काम आ गया है, ये आधार काय का कार्य करेगा, बेसल गैंग्लियोन्स का, और इससे अक्षय तंतु निकलेंगे। ये मध्य भाग और पुच्छ भाग का निर्माण करेंगे। इसका निर्माण करेंगे, ये अक्षय तंतु मध्य भाग और पुच्छ भाग का निर्माण करेंगे। इस तरह से अक्षय तंतु होंगे, ये मध्य भाग और पुच्छ भाग का निर्माण कर देंगे। अब इसके बाद में इसमें होंगे माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होंगे? ये इस तरह से इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, शुक्राणु पूर्वी है। शुक्राणु पूर्वी के जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं ये मध्य भाग में सर्पिलाकार आकृति में व्यवस्थित हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सर्पिलाकार आकृति में व्यवस्थित हो जाएंगे। सर्पिलाकार आकृति में यूं व्यवस्थित हो जाएंगे। ये सर्पिलाकार आकृति में व्यवस्थित हो गए, ठीक है। इसको कहते हैं निबैन कर्ण आच्छादित। क्या कहते हैं? निबैन कर्ण आच्छादित कहते हैं। निबैन कर्ण आच्छादित कहते हैं। यानी इसमें क्या हुआ कि ये जो सेंट्रियोल है, सेंट्रियोल पूरा हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं,
ये मध्य भाग में क्या करते हैं, मध्य भाग के अंदर आपको बताना है, मध्य भाग के अंदर इस तरह से ये क्या होते हैं, सर्पिलाकार आकृति में व्यवस्थित हो जाते हैं। फिर उसके बाद में इसमें कोशिका द्रव है, क्या है, इसमें कोशिका द्रव है, कोशिका द्रव अपासित हो जाता है और जो थोड़ा बहुत बचता है वो मध्य भाग में, किस भाग में, मध्य भाग में एक पतली परत के रूप में जमा हो जाता है। ये मध्य भाग में कोशिका द्रव एक पतली परत के रूप में ऐसे इकट्ठा हो जाता है। जो शेष बचता है मध्य भाग में, ये क्या होता है, एक पतली परत बनाता है, इसको कहते हैं मैनचेट। क्या कहते हैं, मैनचेट। तो कोशिका द्रव की जो पतली परत होती है, कोशिका द्रव की जो पतली परत होती है उसको कहा जाता है मैनचेट। क्या कहा जाता है, मैनचेट। तो ये अपने को ध्यान रखना है, इस तरह से ये क्रिया हुई है। मध्य भाग और पुंछ भाग का निर्माण दोनों का साथ ही हो गया है। अक्षीय तंतु से पुंछ भाग भी बन गई है। क्या बन गई है, पुंछ भाग का निर्माण भी अक्षीय तंतु से हो गया है। तो आपको 2-3 परिभाषाएं याद रखनी है। निबेन कण क्या है, अभी जो तारक केंद्र है एक विभाजित होकर ये बन गए समीपस्थ तारक केंद्र, दूरस्थ तारक केंद्र। इसी तरह तारक केंद्र के विभाजन से यहाँ एक और तारक केंद्र इकट्ठा होता है जिसको कहते हैं रिंग सेंट्रियोल, मुद्रिका सेंट्रियोल भी बनता है, जो क्या करता है, कुछ भाग में माइटोकॉन्ड्रिया को आने से रोकता है। तो अपने को ध्यान रखना है, समीपस्थ तारक केंद्र का कार्य पूछा जाता है तो ये विदलन के समय तर्कु तंतु के बनाता है, यानी जो निषेचन क्रिया होती है उसके बाद युग्मनज बनता है। युग्मनज में विदलन प्रारंभ होता है, विदलन के समय तर्कु तंतु बनते हैं, उनको बनाने के लिए काम करता है माइटोटिक स्पिंडल। दूरस्थ तारक केंद्र अभी काम आ जाता है, ये क्या करता है, आधार काय बनाता है और इससे अक्षीय तंतु निकलते हैं जो मध्य भाग और पुंछ भाग का निर्माण करते हैं। आपको और ज्यादा जानकारी चाहिए तो शुक्राणु की संरचना का पूरा मैंने एक वीडियो बना रखा है, उस वीडियो को आप देखें, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। इस तरह से अपन ने ये शुक्राणु जनन क्रिया है उसको पूरा अध्ययन कर लिया है। ये 50 मिनट का वीडियो है, इसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। बड़ा वीडियो बच्चे देखते टाइम बोर हो जाते हैं तो इसको 2 छोटे छोटे पार्ट्स में देख सकते हैं, या चाहे तो एक पार्ट्स में भी ये वीडियो बना हुआ है, मैं उसको दोनों को कंबाइन करके भी मैंने डाल रखा है, आप लोग उसको देख सकते हैं। अब आता है सवाल, मेरा सवाल ये है कि एक्रोसोम का निर्माण किस कोशिकांग से होता है, ये मेरा सवाल है, एक्रोसोम का निर्माण किस कोशिकांग से होता है। दूसरा सवाल मेरा है, मध्य भाग में माइटोकॉन्ड्रिया सर्पिलाकार व्यवस्थित होते हैं, उसे क्या कहते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें बच्चों। थैंक यू।